ओके, तो अगर न्यूक्लियाई है, माना आपके आयरन तक का न्यूक्लियाई बन गया, तो न्यूट्रॉन्स अगर उन्हें कहीं से मिल जाए, न्यूट्रॉन्स की बौछार अगर उन न्यूक्लियाई पे हो, आयरन से कैप्चर करके बड़ा न्यूक्लियस, फिर उस बड़े न्यूक्लियस ने और न्यूट्रॉन कैप्चर किए और बड़ा न्यूक्लियस, अंदर उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपके ग्रेजुअली जो हायर न्यूक्लियाई हैं इस प्रोसेस से बनते हैं। लेकिन ये न्यूट्रॉन पहले आए कहाँ से, एक सवाल तो ये है। और ये लेकिन न्यूट्रॉन कैप्चर होता दो तरीके से है, एक स्लो प्रोसेस होती है और एक फास्ट प्रोसेस होती है। स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर की जो प्रोसेस है, ये बिस्मथ तक के जो न्यूक्लियाई है इनको कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसका मास नंबर 209 है, स्लो न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। लेकिन हमारे पास तो इससे भी बड़े न्यूक्लियस हैं, 260 तक वाले न्यूक्लियस हमारे पास हैं। वो कहाँ से आए? न्यूट्रॉन कैप्चर की एक और प्रोसेस होती है जिसे हम फास्ट न्यूट्रॉन कैप्चर कहते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन्स आते कहाँ से? आपके पास लगातार स्टार्स, स्टेलर एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रही हैं, तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके न्यूट्रॉन भी लिबरेट होते हैं। इन रिएक्शंस में तो कहीं मुझे देखने को नहीं मिला, कहीं नहीं है इनमें, पर न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपके पास न्यूट्रॉन्स भी लिबरेट होते हैं। तो वो न्यूट्रॉन्स अगर आयरन या उससे हायर न्यूक्लियाई ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करें तो वो बड़े न्यूक्लियस बना सकते हैं। और लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन कैप्चर के लिए ऑर्डिनरी न्यूट्रॉन्स का जो फ्लक्स होता है उससे काम नहीं बनता है। फास्ट वाला न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस के लिए आपको न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स बहुत सुपर हाई चाहिए होता है। ऐसा फ्लक्स कब प्रोड्यूस होता है? स्टेलर इवोल्यूशन में बहुत बड़े स्टार्स में एक स्टेज और आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। बहुत बड़े स्टार्स की जो एंड, लाइफ का एंड होता है, वो एक बहुत महाविस्फोट के साथ होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना मैसिव एक्सप्लोजन होता है, वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी उसमें लिबरेट होती है। लेकिन साथ साथ उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन में आपके न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। तो अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी स्टार में हो रहा है और वो अपनी एंड स्टेज में वैसे ही पहुंच चुका है, तो उसके अंदर आयरन टाइप के न्यूक्लियस तो होंगे ही, ठीक है, हैवी स्टार है, आयरन तक उसकी फ्यूज़न प्रोसेस हो चुकी है। और अब जिस क्षण उसमें विस्फोट हुआ तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फ्लक्स बना, और लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जैसे ही जनरेट हुए, आयरन न्यूक्लियाई ने उन्हें सक्सेसिवली एब्जॉर्ब करके हायर 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 न्यूक्लियस, फास्ट वाली प्रोसेस से ग्रेजुअली आपके हायर न्यूक्लियाई बन सकते हैं। ओके, तो ये हायर न्यूक्लियाई जो हैं 260 तक के जो एलिमेंट्स हैं इसको एक्सप्लेन करता है। और साथ में हुआ क्या, उस महाविस्फोट के कारण वो जो न्यूक्लियाई क्रिएट हो रहे हैं, आयरन से नए न्यूक्लियाई क्रिएट हो रहे हैं न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन के कारण, फास्ट न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से, वो पूरे यूनिवर्स में आपके स्कैटर भी हो गए। तो अब एक जगह जो आपका एक स्टार में जो ये क्रिएट हुए थे, ये जो राख है इसे हम स्टेलर ऐश कहते हैं। कोई स्टार का फ्यूल बर्न होने के बाद लास्ट में उसकी राख जो है, ये राख पूरे ब्रह्मांड में फिर से छितर रही है। ये विस्फोट हुआ और ये न्यूक्लियाई, आयरन और उससे बड़े न्यूक्लियाई बन रहे हैं, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से लगातार बन रहे हैं और ये ब्रह्मांड में फैल भी रहे हैं। तो हो सकता है बाद में किसी दूसरे स्टार के जो क्लाउड है उसमें चले जाएँ, तो उस स्टार के क्लाउड में अब केवल हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ बाकी एलिमेंट्स भी आ चुके हैं। तो इनिशियल जो सबसे पहले स्टार्स रहे होंगे उनमें तो केवल हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ होगा, पर उन्हीं के अंदर, उनमें से जो बड़े स्टार्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन से ग्रेजुअली बनते बनते आयरन तक बना होगा, और उनमें से कुछ स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो उनसे फिर ये 260 तक के जितने एलिमेंट्स नोन हैं सारे कंस्ट्रक्ट हुए होंगे, और उस महाविस्फोट के कारण वो ब्रह्मांड में छितरे होंगे, तो उसके ट्रेसेस अलग अलग गैस क्लाउड में पहुंचे होंगे। तो बाद में जब वो गैस क्लाउड खुद से सन जैसे स्टार बने, सन या दूसरे स्टार्स बने, तो अब उनके अंदर प्रोटॉन्स तो सबसे ज़्यादा थे ही, सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन ही है, पर उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें देखने को मिलता है। तो ये जो न्यूक्लियोसिंथेसिस है इस तरह से समझ में आता है। हमारे ब्रह्मांड में इनिशियली अगर सारे प्रोटॉन्स थे तो बाकी न्यूक्लियाई कैसे बने? आयरन तक तो फ्यूज़न से, और उसके बाद वाले बेसिकली न्यूट्रॉन कैप्चर जैसी प्रोसेसेस से। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी क्वालिटेटिव, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स। सो कई बार हम इस तरह का एक पोएटिक स्टेटमेंट भी कहते हैं, हमारा शरीर, हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम जो है, वी आर कंपोज्ड ऑफ स्टेलर ऐश। हम तो तारों की राख से बने हैं भाई। हमारी बॉडी में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, दूसरा वो भी है, हैवी एलिमेंट्स भी है। कहाँ से आया? तो कोई स्टार कभी रहा होगा और वो ख़त्म हुआ होगा, बर्न होके जब ख़त्म हुआ होगा, महाविस्फोट हुआ होगा, उसकी राख जो बिखरी, वो राख हमारे शरीर में है। तो एक पोएटिक स्टेटमेंट कई बार कहा जाता है, वी आर कंपोज्ड ऑफ स्टेलर ऐशेस। ओके, अब बात लास्ट में इसकी आती है, जैसे हमने फिजन में बात की थी, विखंडन की प्रक्रिया को हम अर्थ में कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड दोनों वे से चला सकते हैं आज की डेट में। अनकंट्रोल्ड वे से हमारा एटॉमिक बॉम्ब होता है, और कंट्रोल्ड वे से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोडक्शन। ऐसे ही फ्यूज़न ऑन अर्थ का क्या स्टेटस है? फ्यूज़न ऑन अर्थ को अनकंट्रोल्ड वे में से तो किया जा चुका है। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब के अलावा, एटम बॉम्ब के अलावा हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा। हाइड्रोजन बॉम्ब बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, पीपी साइकिल को अर्थ पे चलाने की कोशिश।
इस सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है पर न्यूक्लियन, उसको अर्थ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है सन के अंदर ये प्रोसेस होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर बहुत क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब करूँ, अगर आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई इकट्ठे कर लें, हाइड्रोजन गैस बेसिकली, उसको हाई टेम्परेचर दे सकें किसी तरीके से, तो उसके अंदर फ्यूज़न होगा, और एक बार फ्यूज़न हो गया तब तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इतने हाई होंगे कि लगातार फ्यूज़न होता रहेगा और एक महाविस्फोट होगा। लेकिन इनिशियली फ्यूज़न को इतना हाई टेम्परेचर कहाँ से दिया जाएगा? इनिशियली वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए आप एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूज़न की प्रोसेस पे वर्क करेगा, पर फ्यूज़न को होने के लिए पहले हाई टेम्परेचर चाहिए। तो वो हाई टेम्परेचर कैसे आएगा? फिजन से। आप यूरेनियम का एक बॉम्ब बना के, एटॉमिक बॉम्ब, उस इन्वायरमेंट में आपने हाइड्रोजन भी रखी हुई है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस रखे हुए हैं, तो पहले न्यूक्लियर फिजन से आपका एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ। एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन में जो हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ 10 पावर 8 केल्विन, 10 पावर 9 केल्विन के ऑर्डर का, उस टेम्परेचर पे वो जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई जब एक दूसरे को पाते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण वो कंबाइन होना शुरू करते हैं, फ्यूज़न। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है और ज़्यादा विध्वंसक है। ओके, आप एनर्जी एस्टिमेट्स देख सकते हैं, प्रॉबली 1000 टाइम्स या इवन मोर एनर्जी लिबरेशन ड्यूरिंग अ हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन एज कम्पेयर टू एन एटम बॉम्ब। ये वेरी वेरी क्वालिटेटिव है, बट ओके। तो ये तो है डिस्ट्रक्टिव रूप में। क्या कंस्ट्रक्टिव रूप में फ्यूज़न एनर्जी को हम टैप कर पाए हैं? फ्यूज़न एनर्जी को जो अर्थ पे टैप करने के प्रयास चल रहे हैं, अभी तक हम टैप नहीं कर पाए रहे हैं, उनको हम कहते हैं फ्यूज़न रिएक्टर। जैसे हमारे फिजन रिएक्टर्स थे, न्यूक्लियर रिएक्टर जिन्हें सिंपली कहते हैं, फिजन रिएक्टर्स हैं। फ्यूज़न रिएक्टर्स पे लोग काम कर रहे हैं। फ्यूज़न रिएक्टर के लिए जो साइकिल लोग सोचते हैं सबसे ज़्यादा फेवरेबल शायद अर्थ पे होंगी, वो ये साइकिल्स हैं। ये दो साइकिल्स हैं। एक ये 1s2 + 1s2 ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम कंबाइन होकर He3 बनाए, प्लस एक न्यूट्रॉन निकले और 3.3 MeV। या इसके बजाय एक दूसरी प्रोसेस जो ज़्यादा फेवरेबल लगती है, D+D ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम, एक ट्रिटियम न्यूक्लियस प्लस ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। सिंपली मैंने ऐसे लिखा है D+D = T+H, और इस प्रोसेस में लगभग 4 MeV एनर्जी निकलती है। ओके, अगेन आप देख सकते हैं 4 न्यूक्लियॉन्स कंबाइन हुए, 2 इसके, ऑन एवरेज पर न्यूक्लियॉन 1 MeV एनर्जी लिबरेट हो रही है। ठीक है। या एक और प्रोसेस भी है जिसको मैंने सीधे इस फॉर्म में लिखा है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कंबाइन होके एक अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन और 17.6 MeV। लेकिन ये बड़े न्यूक्लियस हैं, ड्यूटेरियम ट्रिटियम कंपैरेटिवली बड़े हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को पार पाने के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। पर ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं। अर्थ पे कोशिश की जा रही है कि हम फ्यूज़न रिएक्शंस को कंट्रोल वे में करके ये या इन सब का मिक्सचर कोई रिएक्शन किसी इन्वायरमेंट में कंट्रोल करके अगर कर सकें, तो अगेन जैसे फिज़न में हमारे पास एनर्जी मिल जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये इफ़ेक्ट्स अभी तक, ये जो एफर्ट्स हैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। क्यों? उसका कारण मैं अभी बताता हूँ। ड्यूटेरियम, अब आप बोलेंगे अच्छा ड्यूटेरियम कहाँ से आएगा? ड्यूटेरियम बेसिकली हैवी वाटर जो होता है D2O, उसका न्यूक्लियस ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर अर्थ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज वाइज पूरे ओशियंस के वाटर में केवल 0.015% वाटर ड्यूटेरियम है, पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। भाई न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल से काम हो जाता है। तो अगर अर्थ में इतना कम ड्यूटेरियम भी है परसेंटेज वाइज, ये इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ ड्यूटेरियम है कि पूरे अर्थ की जो नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स आज की या कल की बढ़ने वाली नीड्स, वो कई बहुत लंबे समय अंतराल तक बहुत आराम से पूरी हो जाएंगी। तो अगर हम अर्थ पे फ्यूज़न को टेम कर पाए तो होपफुली हमारी जो एनर्जी की जो क्राइसिस है वो शायद दूर हो जाएगी। ओके, तो एफर्ट्स इस पे चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ समस्या क्या है? फ्यूज़न को अभी तक टेम क्यों नहीं किया जा सका? फ्यूज़न के लिए टेम्परेचर्स जो हैं आपको 10 पावर 8, 10 पावर 9 केल्विन के ऑर्डर की चाहिए। इतना हाई टेम्परेचर आप किसी कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते हैं। आपने माना सोचा है हमने रिएक्टर बनाया कि इतना फ्यूज़न रिएक्टर बना दिया, माना से क्वालिटेटिवली ये, अब लेकिन इसके अंदर आपको इस ऑर्डर का टेम्परेचर चाहिए 10 पावर 8 या 10 पावर 9 केल्विन का। अरे कौन सा मटेरियल ऐसा है, किस चीज़ की दीवारें हम बनाएंगे उस रिएक्टर को कि वो 10 पावर 8 या 10 पावर 9 केल्विन के टेम्परेचर को सह सके? वो तो खुद डैमेज हो जाएंगी। तो ये समस्या है फ्यूज़न के साथ। सबसे बड़ी समस्या ये है जिसे हम कहते हैं कन्फाइनमेंट। आपका जो वो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर पर जो ये हैं, ये न्यूक्लियस, इनको आप कन्फाइन करके कैसे रखेंगे एक इन्वायरमेंट में, इनको सील करके कैसे रखेंगे? तो ये है कन्फाइनमेंट प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो कुछ ऐसे हैं
जो हमारी आयनाइज्ड गैस है, इनके इलेक्ट्रॉन्स तो इनसे अलग हो चुके हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसको आप एक आयनाइज्ड गैस की तरह सोच सकते हैं। बेसिकली प्लाज्मा है या तो ड्यूटेरियम का या ड्यूटेरियम ट्रिटियम मिक्सचर का, इनको मैग्नेटिक फील्ड से कन्फाइन करने की कोशिश की जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर मैग्नेट की इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी यहाँ पे है, आप सिंपल मैग्नेट सोच लीजिए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो कई दूर तक रहता है अगर ये स्ट्रॉन्ग है। तो अगर प्लाज्मा मेरा यहाँ भी है, बिना मैग्नेट इसको टच किए इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो इसी तरह के प्रयास लोग कर रहे हैं कि किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से हम प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकें, ठीक है। और जिस इन्वायरमेंट में हम उसे कन्फाइन करते हैं उसका नाम हम कहते हैं मैग्नेटिक बॉटल। एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बॉटल जैसी, बॉटल की मतलब कोई जरूरी नहीं है बॉटल जैसी शेप हो, नॉर्मली इसकी शेप जिस पे ज़्यादातर वर्क किया गया है वो है टॉरॉयडल शेप। टॉरॉयडल मतलब इस तरह की, जैसे बालूशाही की शेप होती है ना, इस तरह की एक टॉरॉयड। इस तरह के शेप के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से अगर प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकें और उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ये लगातार फ्यूज़न की प्रोसेस करके एनर्जी लिबरेट कर सकता है। बट ये प्रोसेस अभी तक बहुत छोटे स्केल्स पे, बहुत छोटे समय अंतराल तक पॉसिबल हो पाई हैं, पर सस्टेनेबल एनर्जी इससे नहीं मिल सकी है। ओके, तो इस तरह की मैग्नेटिक बॉटल्स का जो इनिशियली रशिया और यूएसएसआर कंट्रीज़ ने जो किया था उसको टोकामैक कहा जाता है। आप नेट या बाकी सोर्सेज में थोड़ा इसे पढ़ सकते हैं, इनके फिगर वगैरह देख सकते हैं कि टोकामैक टेक्नोलॉजी लोग किस तरह से काम उस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोशिशें हैं कि फ्यूज़न को हम अर्थ पे कंट्रोल्ड वे से चला सकें। तो ये जो प्रोसेस है इसे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट कहते हैं। एक दूसरी तरह के फ्यूज़न पे भी वर्क हो रहा है जिसे हम कहते हैं इनर्शियल कन्फाइनमेंट। इनर्शियल कन्फाइनमेंट का बेसिक आइडिया ये है, आप ड्यूटेरियम के जो न्यूक्लियस हैं उस इन्वायरमेंट को आप लेज़र से हिट कीजिए, अलग अलग डायरेक्शन से। अगर आप लेज़र बीम से उसे हिट करें, और लेज़र बेसिकली क्या है, फोटोन पार्टिकल है। अगर आप पार्टिकल की तरह सोचें, ये ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस है माना 2, अगर आप इन्हें प्रोटॉन्स लेज़र बीम से हर तरफ से स्ट्राइक करें तो प्रोटॉन बीम जब इनसे टकराएंगी ये क्लोज आएंगे। तो इनर्शियल प्रोसेस से आप ये ड्यूटेरियम के मिक्सचर की डेंसिटी को बहुत हाई बना सकते हैं, और सफिशेंटली हाई डेंसिटी अगर हो जाए तो हो सकता है फ्यूज़न अपने आप इनिशिएट हो जाए। तो इस तरह के प्रयास भी लोग कर रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का मैं आपको जिक्र बताऊं, 192 लेज़र बीम्स बहुत छोटे समय के लिए किसी ड्यूटेरियम के मिक्सचर पे डाली गई, तो कुछ हद तक उसमें एनर्जी आपको फ्यूज़न जैसी प्रोसेस देखने को मिली। लेकिन अभी इन सब प्रोसेस के साथ समस्या क्या है, इनसे हमें जितना एनर्जी का आउटपुट पर सेकंड मिलता है उससे ज़्यादा हमारा वहाँ एनर्जी का इनपुट लग जा रहा है। मतलब जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, आपको सिस्टम में खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है और आउटपुट अभी नहीं, कम मिल रहा है। तो अभी हमारा इन प्रोसेस में फ्यूज़न की प्रोसेस बहुत छोटे समय अंतराल तक हुई भी हैं, या अगर थोड़ा लंबे समय अंतराल तक भी हैं, अभी दिक्कत ये है अभी हमें सिस्टम को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, एनर्जी का आउटपुट कम मिल रहा है। तो अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। ब्रेक इवन मतलब जब ये खर्चा और ये बराबर हो जाएगा, इसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी सुधरेगी तो हमें एनर्जी का आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, कंजप्शन कम होगा। तो अगर आपको एनर्जी नेट आउटपुट चाहिए तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो अभी तक फ्यूज़न के साथ जो ये समस्याएं हैं इनके कारण हम ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए हैं। ओके, ये बहुत अगेन वेरी क्वालिटेटिव, बट यू कैन लुक इन द इंटरनेट या कुछ और सोर्सेज से थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं कि फ्यूज़न रिएक्शन को किस तरह से अर्थ पे टेम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ओके, लास्ट में एक सवाल कई बार और आता है, फ्यूज़न पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? फ्यूज़न से न्यूक्लियर रिएक्शन ये भी है, न्यूक्लियर एनर्जी यहाँ भी मिल रही है, यहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी मिल रही है। लेकिन फिजन के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ आपको रेडियो एक्टिविटी से डील करना पड़ता है। पहले तो खुद जो आपका मटेरियल है, माना यूरेनियम छड़े हैं, वो रेडियो एक्टिव है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको ऐसी जगह बनाना पड़ता है जो आबादी से दूर हो। फिर वहाँ सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर रेडिएशन लीकेज कभी हो गया तो वो केवल जो लोग उसके अगल बगल रह रहे हैं वो नहीं, पूरी पृथ्वी खतरे में आ सकती है। अभी आपको ध्यान होगा जब सुनामी आई थी उस समय जापान के रिएक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ फ्लड का पानी घुसने से और कुछ इश्यूज़ आए थे। तो वो खतरा जो था वो ये नहीं था कि केवल जापान के लोग या उसके नियर बाई के लोगों को उस रेडिएशन से खतरा होगा। वो रेडिएशन जो है, वो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, वो क्लाउड्स के साथ पूरे अर्थ पे फैल सकते थे, एयर के साथ, एयर के मूवमेंट के साथ। तो पूरी अर्थ में कहीं भी उस रेडियो एक्टिविटी के दुष्प्रभाव नज़र आ सकते थे। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ हमेशा ये इशू है। और माना चलो रिएक्टर आपने अच्छे से बनाया, वहाँ सारी वो है, आपने चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। पर जब आपका न्यूक्लियर फ्यूल बर्न होता है, यूरेनियम बर्न हुआ, तो जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो लाइटर न्यूक्लियाई जो बनते हैं, वो खुद रेडियो एक्टिव होते हैं। अब वो फ्यूल की तरह तो काम करेंगे नहीं, तो जब
एक बार आपका फ्यूल बर्न हो गया यूरेनियम, तो उनको वहाँ से बाहर निकाल के आपको उनको कहीं डंप करना पड़ता है। उन रेडियो एक्टिव मटेरियल को आप कहीं ऐसे ज़मीन में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो दुष्प्रभाव हो जाएंगे। तो फिर उन्हें समुद्र की गहराई में लेड कंटेनर्स या किसी उसमें सील करके डंप किया जाता है। बट स्टिल एक खतरा बना हुआ है, अगर वो लेड कंटेनर किसी कारण से किसी दिन डैमेज हो गया तो वो फिर से स्पिलेज हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी हमारे इन्वायरमेंट में फैलेगी। तो फ्यूज़न प्रोसेस के साथ हमेशा एक खतरा बना हुआ है रेडियो एक्टिविटी का। फ्यूज़न के साथ ऐसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूज़न के जो प्रोडक्ट्स हैं, माना आप उस साइकिल को ही देखें, ये इसको देख लें, ये सारे के सारे स्टेबल न्यूक्लियस हैं, रेडियो एक्टिव नहीं है। ओके, पीपी साइकिल में देख लो, हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना रहा है, 2He4 बेसिकली अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल अपने आप रेडियो एक्टिव नहीं होता है, अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी का आउटपुट है, पर अल्फा पार्टिकल अपने आप रेडियो एक्टिव नहीं है। तो फ्यूज़न के आउटपुट्स जो हैं बेसिकली रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये समस्या। लेकिन यहाँ फिर कुछ और चीज़ें भी है, अभी फ्यूज़न अचीव नहीं हुआ है, पर फ्यूज़न के साथ भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, पर वो मैनेजेबल है। कैसे? फ्यूज़न प्रोसेस में बेसिकली आपको लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे मैंने इस प्रोसेस में दिखाया एक न्यूट्रॉन्स बहुत हार्मफुल होते हैं, ये हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स हैं। माना आपका फ्यूज़न रिएक्शन आप रिएक्टर आपने बना दिया फिर से फॉर एग्जांपल, लेकिन उस रिएक्शन में बाकी प्रोडक्ट्स तो रेडियोएक्टिव कुछ भी नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। लेकिन बाकी न्यूक्लियस जब न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं तो वो खुद रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स के कारण समस्या आ सकती है। जो फ्यूज़न प्रोसेस में अगर न्यूट्रॉन्स आपके लिबरेट हो रहे हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स का ये फ्लक्स हो सकता है, तो ये इमीडिएटली तो आपके प्रोडक्ट्स रेडियोएक्टिव नहीं है, पर ये बाकी प्रोडक्ट्स को रेडियोएक्टिव बना सकते हैं, तो फिर रेडियोएक्टिविटी का खतरा होगा। इसके अलावा एक खतरा और होता है, न्यूट्रॉन्स आप जिस भी स्ट्रक्चर में आपने वो अपना रिएक्टर बनाया है, फाइनली चाहे आपने मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट किया या कुछ भी, फाइनली जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर जब आप बनाएंगे उसकी जो दीवारें होंगी, जिस भी मटेरियल से वो बना है, न्यूट्रॉन्स जब उन दीवारों से टकराते हैं, उन दीवारों के कॉन्स्टिट्यूएंट से टकराएंगे, तो ये न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, वो स्ट्रक्चरली उसे डैमेज कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? वीकन। तो फ्यूज़न के साथ अभी अचीव नहीं हुआ है, पर ये समस्याएँ आने वाली है। एक तो न्यूट्रॉन्स के कारण रेडियोएक्टिविटी होगी, और दूसरा न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को वीकन करेंगे। पर ये समस्या से पार पाना मुश्किल नहीं है। क्यों? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब एब्जॉर्ब करके वो खुद रेडियोएक्टिव नहीं होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्टेबल एलिमेंट बनाते हैं। जैसे लिथियम न्यूट्रॉन्स को बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। अगर आपके पास लार्ज फ्लक्स ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है, तो अगर आप लिथियम की एक अच्छी मोटी दीवार बना दें, मोटी मतलब कुछ मीटर्स की, प्रॉब्ली से 1 मीटर की, तो वो सारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है। तो इन प्रिंसिपल फ्यूज़न के साथ हमारे पास कोई ऐसी समस्या नहीं है, विकट समस्या नहीं है। फिज़न को हम आज यूज़ कर रहे हैं, पर फिज़न के साथ डेफिनेटली समस्या है रेडियोएक्टिविटी के। फ्यूज़न को जिस दिन हम टेम कर लेंगे, प्रॉबली उसके साथ ये समस्याएं शायद आराम से हम पार कर पाएंगे। तो फ्यूज़न को इसीलिए कहा जाता है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस दिन फ्यूज़न हम अर्थ पे टेम्ड वे में अचीव कर लेंगे, तो हमारे पास सन की पावर को अर्थ पे हम बेसिकली कैप्चर कर रहे हैं। वही सन में जो एनर्जी जिस तरह से जनरेट हो रही है, हम उसे अर्थ पे रिक्रिएट कर रहे हैं, और वो एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। सो दिस इज़ द होप ऑफ द साइंटिस्ट्स वर्ल्ड ओवर वर्किंग ऑन दिस, कि हम फ्यूज़न को जितनी जल्दी टेम कर सकें, हमारी अर्थ की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी जल्दी हमारी फुलफिल हो पाएंगी। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।